हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह और आज हम जिन राजनीतिक दार्शनिक को समझेंगे उनका नाम है जेरेमी बेंथम। सर्वप्रथम हम इनके विचारों को समझेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं। बेंथम एक इंग्लिश फिलोसफर थे। उनका जन्म 1748 में लंदन में हुआ। पेशे से वो एक वकील थे, लेकिन उन्होंने कभी वकालत की प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि उनका रुझान फिलॉसफी ऑफ लॉ की ओर ज़्यादा था, यानी कि कानून के दर्शन पर उनका ध्यान ज़्यादा था, जिसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। बेंथम जिस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन का जो वो टाइम था वो पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति का दौर था। इस समय सोसाइटी बहुत सारे बदलाव से गुजर रही थी। सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक बदलाव। बेंथम इन बदलावों से काफ़ी प्रभावित थे और उनकी इच्छा थी कि वे भी इस बदलाव के दौर में सोसाइटी में कुछ अपना योगदान दें। तो बेंथम को लगा कि वे अपनी फिलॉसफी दर्शन के माध्यम से ब्रिटेन में कुछ लीगल और पॉलिटिकल रिफॉर्म ला सकते हैं, यानी कि वो कुछ जो है कानूनी और राजनीतिक सुधार ला सकते हैं सोसाइटी में अपनी फिलॉसफी के द्वारा। तो उन्होंने अपनी फिलॉसफी का रुख इसी ओर किया और कानूनी और राजनीतिक बदलाव लाने की ओर अपना रुझान करते हैं और इसी में प्रयास करते हैं। बेंथम को लगता था कि पॉलिटिक्स और एथिक्स को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना चाहिए। राजनीति और जो एथिक्स है, नैतिकता है, इसका अध्ययन भी वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, ऐसा बेंथम मानते थे। और उन्हें लगा कि ये हो सकता है और वे इसी वैज्ञानिक सिद्धांतों को ढूंढने की कोशिश अपनी फिलॉसफी में करते हैं। बेंथम आगे जो है, बेंथम काफ़ी ज़्यादा लिखते थे, जैसे कि एसेज, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स वगैरह, लेकिन कभी भी सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखा इन्होंने, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लिखते थे। जैसे कि हम हॉब्स और लॉक के जो रूसो हैं, इनके केस में हम क्या देखते हैं कि इन्होंने बहुत सिस्टमेटिक वे में जो है लिखा और अपनी किताबें इनकी पब्लिश हुई। बेंथम ने ऐसे कभी नहीं लिखा। इनकी जो एसेज थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, आर्टिकल्स थे, इन सबको इकट्ठा करके 2 किताबें कंपाइल की गई और वो है द फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये इनकी पहली बुक है, और दूसरी है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशंस, ये इनकी दूसरी बुक है। जो ये दोनों जो किताबें थीं, ये इनकी पूरी फिलॉसफी का आधार है कि जो बेंथम की हैं, पूरी एथिकल और पॉलिटिकल फिलॉसफी के आधार हैं ये 2 किताबें। बेंथम को एक विचारधारा का जनक माना जाता है। वो विचारधारा है उपयोगितावाद। आगे हम देखेंगे कि ये उपयोगितावाद क्या है और अपने इस उपयोगितावाद के अंदर उन्होंने एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। आज भी इस सिद्धांत को काफ़ी प्रयोग किया जाता है। आगे हम इसके बारे में भी जानेंगे, वीडियो में आगे हम इसके बारे में भी देखेंगे कि ये क्या है। अभी जो मोस्ट बेसिक अजम्पशन है ये बेंथम की फिलॉसफी का, ये दर्शन का जो आधार है, ये क्या है कि ये मानते हैं कि जो है मनुष्य सुख और दुख रूपी संप्रभु के अधीन है। तो बेंथम अपनी पुस्तक जो है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशंस के शुरुआती पन्नों में लिखते हैं कि प्रकृति ने मानव को 2 सुख एवं दुख रूपी संप्रभु के अधीन रखा है और यही 2 मास्टर सुनिश्चित करते हैं कि हम क्या करें और हमें क्या करना चाहिए। बेंथम कहते हैं मानव जो भी गतिविधियां करता है उन सभी का अल्टीमेट एम होता है सुख का अनुभव करना, यानी कि उन सभी गतिविधियों का, मनुष्य की सभी कार्यों का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या होता है, सुख को अनुभव करना और दुख से दूर रहना।
और ये काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। हम अगर आप अपने बारे में भी सोचें तो आप उन कार्यों को करना चाहते हैं जिनसे आपको सुख की अनुभूति हो, और उन कार्यों से दूर रहना चाहते हैं जिनसे आपको दुख की प्राप्ति होती है। तो इसी को जो है बेंथम ने सुख और दुख का सिद्धांत कहा है। ये थ्योरी डिस्क्रिप्टिव भी है और नॉर्मेटिव भी है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि एक्सप्लेन करती है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि लोगों के व्यवहार को, ये जो डिस्क्रिप्टिव जो है ये लोगों के व्यवहार को एक्सप्लेन करती है कि लोग जैसा व्यवहार करते हैं ऐसा क्यों करते हैं। और इस डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट को हम साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म कहते हैं, या आप हिंदी में इसको मनोवैज्ञानिक सुखवाद कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म का जो मतलब है ये है कि लोग जो भी करते हैं वो सुख को पाने के लिए एवं दुख को अवॉइड करने के लिए करते हैं। जो सारे कार्य हैं वो सुख को पाने के लिए और दुख को अवॉइड करने के लिए मनुष्य द्वारा किया जाता है। और इस थ्योरी का दूसरा एस्पेक्ट है नॉर्मेटिव, या आप इसको प्रिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हैं। जो इसका प्रिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट है ये हमें ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये थ्योरी बताती है कि हमें वही कार्य करना चाहिए जिसमें हम सुख की अनुभूति करते हैं, जो जिस कार्य से हम सुख की अनुभूति कर सकें एवं दुख को अवॉइड कर सकें, वही कार्य हमें करना चाहिए। और इस एस्पेक्ट को हम एथिकल हेडोनिज्म कहते हैं। एथिकल हेडोनिज्म को आप नैतिक सुखवाद कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है नैतिक सुखवाद। एथिकल हेडोनिज्म का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हम किस आधार पर डिसाइड करेंगे कि सुख एवं दुख के आधार पर। तो अगर हमें कोई डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो अगर हम ये प्रिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये हमें बताता है कि हमें जो हर कार्य को डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसका आधार क्या होगा, सुख एवं दुख। यानी कि सुख की प्राप्ति हो रही है तो आपको वो कार्य करना है, दुख की प्राप्ति हो रही है तो वो कार्य नहीं करना है। तो आपने देखा ये इस थ्योरी का, इस सिद्धांत का डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव दोनों जो इसके एस्पेक्ट हैं वो आपने देखे। तो ये था बेंथम का दर्शन का आधार, यानी कि बेंथम का जो पूरा दर्शन है वो ये बताता है कि सुख के जो जिन कार्यों से सुख की प्राप्ति हो उनको करना चाहिए और जो दुख देते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अब हम जानेंगे बेंथम की उपयोगिता का सिद्धांत क्या है। अब हम देखेंगे बेंथम की उपयोगिता का सिद्धांत। तो बेंथम के अनुसार उपयोगिता एक प्रॉपर्टी है। किसी भी वस्तु की कार्य की जो किसी भी वस्तु की जो कोई भी कार्य है, जो गतिविधि हम करते हैं, उसका ये गुण है। क्या है? प्रॉपर्टी। जैसे जो उपयोगिता क्या है, ये गुण है किसी कार्य का या गतिविधि जो हम करते हैं, तो उपयोगिता उसका गुण है, जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है, हमें खुशी मिलती है, बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, आदि मिलते हैं। तो अगर हम उपयोगिता की बात करें कि उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता प्रॉपर्टी है जो किसी भी वस्तु या कार्य की जो गतिविधि होती है उसका गुण है, उपयोगिता उसका गुण है। तो और इससे हमें हैप्पीनेस मिलता है, बेनिफिट मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं ये सारी गतिविधि करने से। तो यदि हम एक गतिविधि की या एक कार्य की उपयोगिता की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उस गतिविधि की पोटेंशियल की। तो अगर हम कहते हैं कि ये गतिविधि या ये कार्य कितना उपयोगी है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि उस कार्य में क्षमता कितनी है, क्या उसमें इतनी क्षमता है कि वो हमें सुख दे, हमें सुख देने की क्षमता उस कार्य में है या उस गतिविधि में है, हमें सुख अनुभव करवाने की क्षमता, हमें लाभ देने की क्षमता क्या उस गतिविधि में है। तो इस क्षमता से ही हम उपयोगिता को समझते हैं। अगर उस कार्य में हमें लाभ देने की और सुख का अनुभव देने की क्षमता है
तो ये उसकी उपयोगिता हम उसकी क्षमता से डिफाइन करते हैं, समझते हैं। तो बेंथम की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता किसी गतिविधि वस्तु की वह क्षमता होती है जो हमें सुख की अनुभूति करवा सके। तो बेंथम के अनुसार जो गतिविधि हमें सुख की अनुभूति कराए वो ठीक है, और जो गतिविधि या वस्तु हमें दुख की अनुभूति कराती है वो गलत है। तो सही और गलत का मापदंड यहाँ क्या है? उपयोगिता है। यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसकी उपयोगिता, यानी कि उसमें सुख कितना है, दुख कितना है। सुख है तो सही है और दुख है तो गलत है बेंथम के अनुसार। ये जो बात हम कर रहे हैं बेंथम की मूल मान्यता की बात है, उपयोगिता के सिद्धांत की बात। इससे ही हम जो है उपयोगितावाद का सिद्धांत कहते हैं। और यदि हम इस उपयोगितावाद के सिद्धांत की विशेषताओं को समझेंगे तो बेंथम द्वारा कहे जाने वाले बात को और अच्छी तरह समझ पाएंगे इनकी विशेषताओं के जरिए। तो अगर हम देखते हैं कि विशेषताएं क्या हैं, तो ये जो पूरा यूटिलिटेरियन उपयोगितावाद सिद्धांत है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है यह व्यापक है। इसका मतलब है कि ये हमारी हर गतिविधि को कवर करती है। कहने का मतलब है कि हम कुछ भी करते हैं हम उसका अल्टीमेट जो है एक्सप्लेनेशन इस सिद्धांत के द्वारा दे सकते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उसको हम इस सिद्धांत से जोड़ के बता सकते हैं। इस सिद्धांत से उसको हम जोड़ सकते हैं, यानी कि सुख और दुख के सिद्धांत से उसको हम किसी भी कार्य को जोड़ सकते हैं। और इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया गया। इस सिद्धांत को एक विरोध काफ़ी लोगों ने किया, और एक बहुत कॉमन सा ऑब्जेक्शन है वो ऐसा है कि मान लीजिए कि आप रोड से जा रहे हैं और आपने देखा एक घर में आग लगी हुई है और आप उस घर में जाते हैं लोगों को बचाने के लिए जो उस घर में फंसे हुए हैं। तो यदि हम इस सिद्धांत को अप्लाई करें और देखें तो यहाँ कुछ और दिखता है, क्योंकि यदि आप उस घर के अंदर जा रहे हैं लोगों को बचाने के लिए तो जाहिर सी बात है कि आपको पेन होगा, क्योंकि आप आग में से होकर के उस घर में घुसेंगे। तो क्या ये एक्शन भी उपयोगिता के सिद्धांत से संबंधित है? बेंथम कहते हैं हाँ, यहाँ पर भी वो व्यक्ति उपयोगिता के सिद्धांत से ही संचालित है। भले ही उसको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा नहीं कर रहा है, परंतु बेंथम कहते हैं कि यदि आप किसी के जीवन को बचाते हैं तो आपको जो खुशी मिलती है वो कहीं अधिक होगी उस पीड़ा से जो आपको उस जलते घर के अंदर जाते वक्त होगी। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां आपको लगेगा कि आप उन कार्यों को करते हुए इस सिद्धांत को तोड़ रहे हैं, परंतु यदि आप गहराई से सोचेंगे, आप रीज़न करेंगे, आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे तो जानेंगे कि अल्टीमेटली आप इस सिद्धांत से ही संचालित हो रहे हैं, आप इस सिद्धांत को ही फॉलो कर रहे हैं। तो बेंथम कहते हैं मनुष्य की सभी गतिविधियां इसी सिद्धांत के अंतर्गत ही होती हैं, दिखने में वो चाहे जैसी लगें। दूसरी विशेषता है परिणामवादी विशेषता है। हमारी जो उपयोगितावाद सिद्धांत की दूसरी विशेषता है परिणामवादी। इसका मतलब है कि जो हमारा अल्टीमेट मोटिव होता है वो रिजल्ट के ऊपर केंद्रित होता है। किसी भी कार्य को हम सही या गलत तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक हम उसके रिजल्ट के बारे में ना जान लें। जैसे कि झूठ बोलना एक एक्टिविटी है और उपयोगितावाद के अनुसार ये एक्शन अपने आप में सही या गलत नहीं हो सकता है। हमें देखना होगा कि इस एक्शन का रिजल्ट क्या है। यदि झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है, किसी को खुशी मिल रही है, तो उपयोगितावाद के अनुसार झूठ बोलना सही है। तो ये सिद्धांत रिजल्ट पर फोकस करता है। अगली विशेषता हमारी क्या है? मात्रात्मक। बेंथम कहते हैं किसी कार्य से हमें कितनी खुशी मिल रही है हम उसे मेज़र कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे जब उन्होंने मेजर करने के लिए एक कैलकुलस भी दिया हुआ है। और अगला है चौथा जो है
वो ये है कि ये स्वार्थ से अलग है, बराबर नहीं। ज़्यादातर लोगों की सोच ये है कि जो ये उपयोगितावाद का सिद्धांत है ये मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन बेंथम कहते हैं कि नहीं, ये अपने बारे में उपयोगितावाद जो है व्यक्तिगत हित को प्रमोट नहीं करता है, ये सभी के हित को यानी कि समाज के हित को प्रमोट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित को प्रमोट करता है। इसे भी हम आगे वीडियो में समझेंगे। आगे हम देखेंगे कि हम सुख को मेजर कैसे करते हैं। इन्होंने सुख को मेजर करने के लिए एक टूल दिया था और वही यहाँ पर हम देखेंगे कि हम सुख को मेजर कैसे कर सकते हैं बेंथम के अकॉर्डिंग। बेंथम हमें एक फॉर्मूला देते हैं जिसे फेलिसिफिक कैलकुलस कहते हैं। बेंथम क्या देते हैं? एक फॉर्मूला देते हैं जिसे फेलिसिफिक कैलकुलस कहते हैं। जैसे हम वेट को मेजर करते हैं, हाइट को मापते हैं, उसी तरह सुख को भी हम माप सकते हैं। यहाँ पर बेंथम को लगता है कि उन्हें एक वैज्ञानिक सिद्धांत मिल चुका है जिसके आधार पर एथिक्स और पॉलिटिक्स और लोगों के व्यवहार को जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है। और ये वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? ये है उपयोगिता के सिद्धांत। जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है इसी को उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत कहा है। और ये पूरी तरह से वैज्ञानिक तब बनेगा जब हम इसे मेज़र कर पाएंगे, जब हम इसे माप सकेंगे। बेंथम आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आप सदैव खुशी ही अनुभव करेंगे, कि आप हर काम से हमेशा सुख ही अनुभव करें, ऐसा संभव नहीं है। सुख भी अनुभव करेंगे, साथ ही साथ दुख भी अनुभव करेंगे। लेकिन आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि आपका उद्देश्य होगा कि हमेशा पेन की मात्रा कम रहे और हैप्पीनेस यानी सुख की मात्रा ज़्यादा हो। यहाँ पर वो बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो जब हम इसे मेज़र कर पाएंगे तभी पता चलेगा कि किस गतिविधि में पेन अधिक है या प्लेजर अधिक है। तो बेंथम हमें यहाँ 7 आयाम देते हैं जिसके आधार पर हम एक गतिविधि से होने वाले सुख को माप सकते हैं। तो जो हमारा पहला आयाम है वो है तीव्रता। इसका मतलब है किसी गतिविधि से जो सुख अनुभव हो रहा है वो कितना तीव्र है। दूसरा आयाम है अवधि। अवधि से मतलब है कि जो मिलने वाला, किसी गतिविधि से मिलने वाला सुख है वो कितनी देर तक रहेगा। तीसरा है निश्चितता। इसका मतलब है यदि हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो कितना निश्चित है कि इस गतिविधि के बाद हमें सुख का अनुभव होगा। 100% अनुभव होगा, 80% होगा, 10% होगा, 20% होगा। यानी कि वो सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं कि कितना सुख होगा। चौथा है आपका निकटता अथवा दूरता। इसको प्रोपिंक्विटी और रिमोटनेस भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कितनी देर बाद आप सुख का अनुभव करेंगे। जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया, अच्छे मार्क्स स्कोर करने की खुशी आपको तुरंत नहीं मिलेगी, वो खुशी जो है रिजल्ट आने पर मिलेगी। तो ये है जो है चौथा आपका होगा निकटता एवं दूरता, यानी कि किसी कार्य से आपको जो कार्य करने के बाद खुशी कितनी देर बाद मिलेगी। पांचवा है आपका जनन शक्ति यानी कि फेकेंडिटी। फेकेंडिटी का मतलब है या जनन शक्ति का मतलब है कि किसी एक्टिविटी से आपको सुख मिल रहा है, परंतु क्या उससे कुछ और प्लेजर आपको मिलेंगे भविष्य में। जैसे आपने एग्ज़ाम क्लियर करने पर खुशी हुई, लेकिन बाद में आपको और अधिक खुशी हो सकती है जब आप एग्ज़ाम के क्लियर करने से आपको जॉब मिलती है। उसके बाद और खुशी होगी जब आपको सैलरी मिलती है, नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, सब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। तो ये हो गया फेकेंडिटी यानी कि जनन शक्ति, यानी कि एक कार्य करके और उसके कंटिन्यूएशन में कई सारी जो है खुशियाँ आपको एक के बाद एक आपको मिलती रहें। अब छठा है हमारा विशुद्धता। शुद्धता का मतलब है कि यदि आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो क्या आप सिर्फ प्लेजर का अनुभव कर रहे हैं
या साथ साथ में आप पेन का भी अनुभव आपको करना पड़ रहा है। यानी कि इसमें देखना है कि मिलावट कितनी है पेन की, या सिर्फ इसमें सुख ही सुख है या कुछ पेन भी है। तो इसकी शुद्धता को मापा जाता है। शुद्धता है इसका मतलब आयाम, 7वां आयाम जो है प्योरिटी है। और अगर हम 7th की बात करते हैं, 7th आयाम है आपका विस्तार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम हमेशा थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। और यही आयाम हमें बताता है कि ये उपयोगिता का सिद्धांत है वो सेल्फिश नहीं है, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि बेंथम कहते हैं कि ये व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, बल्कि ये जो है समाज के हित को, बहुत सारे लोगों के हित को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित को प्रमोट करता है। तो ये जो है विस्तार, इसी से हम समझेंगे इसको कि विस्तार में क्या है कि ये सिद्धांत सेल्फिश नहीं है। विस्तार हमें बताता है जो एक्सटेंट है, इसका 7वां आयाम है। इसमें बेंथम कहते हैं कि जब आप किसी गतिविधि को करते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके इस कार्य से कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं। आपको सिर्फ अपने हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोचना है। मान लीजिए आपके किसी कार्य से सिर्फ आप प्लेजर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उस कार्य से सिर्फ आप ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं, बाकी के 10 लोग पेन यानी कि दुख अनुभव कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है, ये गलत है। क्योंकि ओवरऑल बैलेंस देखेंगे तो पेन ज़्यादा है, प्लेजर कम है। परंतु यदि आपके किसी कार्य से 8 लोगों को प्लेजर एक्सपीरियंस हो रहा है और 3 लोगों को दुख, तो यहाँ पर प्लेजर ज़्यादा है और आप ये कार्य कर सकते हैं। बेंथम के अनुसार उपयोगिता को बेंथम के अनुसार हम देखें तो ये था उपयोगिता को मापने का सिद्धांत कि ये जो 7 आयाम थे, इनके आधार पर जो है उपयोगिता को, किसी कार्य की उपयोगिता को मापने का तरीका है ये। इसके बाद बेंथम हमें एक और सिद्धांत देते हैं, क्या है? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत हमें देते हैं। और यहाँ पर सिर्फ अपने सुख की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर क्या है, बेंथम बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ अपने सुख की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है अधिक से अधिक लोगों के सुख को प्रमोट करने की। अधिकतम लोगों को जो है अधिकतम सुख की बात हो रही, जो अधिक समाज के अधिक से अधिक लोग हैं उनके अधिक से अधिक सुख की बात हो रही है। यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपका ध्यान आपको ये ध्यान रखना है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख प्राप्त होना चाहिए। और यदि एक सरकार कानून बनाएगी तो सरकार का फोकस होगा कि उस कानून से ज़्यादा लोग प्लेजर एक्सपीरियंस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। एक इंडिविजुअल के लिए जो है ये बहुत कम लोग हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल अगर हम हैं या आप हैं तो बहुत ही कम लोग होंगे जिनको हम अफेक्ट करेंगे अपने कार्य के द्वारा। परंतु अगर हम यहीं पर एक सरकार को लेते हैं, एक सरकार की बात करते हैं, तो सरकार के लिए पूरे समाज को सामने रखकर कार्य करना है, पूरे समाज को सामने रखकर पॉलिसी बनानी है। तो ये अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यहाँ पर उसको ध्यान में रखना है कि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसमें भला हो, उसमें सुख हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख मिले। इसके बाद बेंथम कहते हैं कि उनके लिए सुख क्या है, जो सुख की मात्रा मायने रखती है, गुण नहीं। वो गुण पर फोकस नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो सुख की मात्रा है हमें तो बस उससे मतलब है, उस सुख में गुण कितना है नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सुख से ही उसकी मात्रा से ही मतलब है। जैसे कि इस कथन में लिखा है कि पुष्पिंग उतना ही अच्छा है जितना काव्य पाठ। पुष्पिंग एक खेल है लूडो जैसा, जैसे बच्चा खेल कर प्लेजर एक्सपीरियंस करता है, वहीं पर एक वयस्क जो है कविता पढ़कर उसकी मीनिंग और भावों को समझकर और जो प्लेजर प्राप्त करता है, जो सुख की अनुभूति करता है, तो वो उस खेल से मिलने वाले सुख से कहीं ऊंचा है। परंतु बेंथम के लिए
गुण जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। बेंथम मात्रा पर फोकस करते हैं, इसलिए उनके लिए पुष्पिन का खेल और कविता पाठ बराबर है। और बेंथम कहते हैं कि सुख को अधिक से अधिक बढ़ाना यही हर सरकार का, हर व्यक्ति का मोरल गोल होना चाहिए, यानी कि नैतिक लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर आपको समझना है कि उपयोगितावाद नैतिक स्वार्थवाद से अलग है। नैतिक स्वार्थवादी सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, जो नैतिक स्वार्थवादी होते हैं वो अपने हित की बात करते हैं, जबकि उपयोगितावाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुख के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर जो है स्वार्थवादी और उपयोगितावादी में अंतर है। स्वार्थवादी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और उपयोगितावादी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुख के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर हम हकीकत में देखते हैं, हकीकत में सीन थोड़ा सा अलग है। ये तो हो गया कि बेंथम का सिद्धांत हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सुख होना चाहिए, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें समाज में तो सीन थोड़ा सा अलग है। लोग अपने हित में ही सोचते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत सुख और समाज के सुख के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, और मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को इस डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगी। मान लीजिए एक सोसाइटी है जहाँ दो ही लोग रहते हैं, ए एवं बी। दो लोग का समाज है और दो लोग के समाज में ए और बी दो ही लोग रह रहे हैं, और ये समाज एक क्या है, यूटिलिटेरियन सोसाइटी है, यानी कि उपयोगितावादी समाज है। ये समाज एक उपयोगितावादी समाज है जहाँ पर कि अधिकतम सुख की जो है बात की जाएगी, अधिकतम सुख पर फोकस किया जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दो लोगों की सोसाइटी है और एक ए का और बी का दोनों को जो है बराबर मात्रा में सुख की प्राप्त हो रही है। एक सुख जो ए है, मेंबर ए है, उसका सुख का पॉइंट है जो ये ब्लू डॉट है, ब्लू पॉइंट है, ये ए का सुख का मैक्सिमम जो है हाईएस्ट सुख की प्राप्ति जो है ए की यहाँ पर है, ब्लू पॉइंट पर है, और बी की येलो पॉइंट पर है। और जो रेड पॉइंट है ये दोनों का स्टेटस को है, क्योंकि इस सोसाइटी में दोनों रह रहे हैं तो दोनों को एक बराबर मात्रा में जो है सुख की प्राप्त मिली हुई है, स्टेटस को है। लेकिन अगर इसमें, क्योंकि ये यूटिलिटेरियन सोसाइटी है, यानी कि ये उपयोगितावादी सोसाइटी है, तो इसमें क्या है, जो हमारा ये ग्रे एरिया है, ये और ग्रे एरिया का जो लास्ट है ये क्या है, संभावना है कि इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पर उपयोगिता को, सुख को जो है बढ़ाया जा सकता है, प्लेजर को बढ़ाया जा सकता है। जो ये ग्रे एरिया डॉट डॉट करके ग्रे से हमने वाइट से कर रखा है, तो ये एरिया क्या है, जहाँ पर रेड पॉइंट है, यहाँ तक जो ये ट्रायंगल है और इसका रेड पॉइंट है, तो ये येलो से लेकर के और ब्लू पॉइंट तक, और बीच में जो रेड पॉइंट है, ये क्या हो गया कि ये इतना इन लोगों को मिला हुआ है, बी को इतना मिला हुआ है और ए को उतना मिला है, और जो रेड पॉइंट है ये स्टेटस को है। लेकिन जो ये वाइट एरिया हमने कर रखा है, जो वाइट से कर रखा है, उसको ये एरिया जो हमने कर रखा है, इसको क्या है, इसको 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं दूसरा कलर लेकर के आपको बताती हूँ। यस, ये एरिया है जो हमने वाइट से कर रखा है, ये क्या है, ये है कि सोसाइटी जो है अपने हैप्पीनेस को बढ़ा सकती है, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इतना सोसाइटी अपने हैप्पीनेस को बढ़ा सकती है। ये और ये जो ये लाइन है, ये लाइन रेड से लेकर के ये जो है, ये इतना ए को मिला हुआ है, और ये येलो वाला ब्लू को मिला है, और ये स्टेटस को है, और ये एरिया संभावना में आता है कि इतना बढ़ सकता है। ये जो उपयोगिता है, किसी सोसाइटी का सुख है, इतना बढ़ सकता है, लोगों का, सोसाइटी के लोगों का सुख बढ़ सकता है। और ये इसका लास्ट है कि यहाँ तक जो है संभावना है, यहाँ से और यहाँ तक जो है संभावना है, इधर से इस लाइन से, रेड पॉइंट से और इधर तक संभावना, इतनी संभावना है। और फिर क्या होता है कि क्योंकि ये यूटिलिटेरियन सोसाइटी है, तो इसमें क्या करते हैं कि यदि ये रहा, ये ए का हो गया,
और ये हो गया बी का। ठीक है, दोनों का ये जो है स्टेटस को हो गया, ये हो गया, यानी कि दोनों को बराबर यहाँ पर सुख की प्राप्ति हो रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बी की यूटिलिटी को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि ये यूटिलिटेरियन सोसाइटी है तो यहाँ पर ए की जो है यूटिलिटी थोड़ा सा सुख कम हो जाएगा, बट बी का टोटल होती है यूटिलिटी, टोटल सुख होता है सोसाइटी का, टोटल यूटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये इस क्षेत्र में आ गया। ये देखिए हमने जैसे ये बी का है, बी का हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ये दोनों को स्टेटस को था, येलो लाइन जो हमने कर रखी स्टेटस को था, और जैसे ही हमने बी के जो है एरिया को थोड़ा सा इंक्रीज किया, यहाँ तक लाए, तो क्या हो गया, ए की हैप्पीनेस थोड़ा सा कम हो गई, ए की हैप्पीनेस कम हो गई और बी की बढ़ गई। तो अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझें, देखा जाए तो ये क्या हुआ कि इस जो है संभावना वाले क्षेत्र में आ गया, जहाँ पर ज़्यादा जो है खुशी की सोसाइटी जो है ज़्यादा सुख का अनुभूति कर रही है, यहाँ पर आ गया है। ये देखिए यहाँ पर आ गया है। तो हमने बी की जो है यूटिलिटी को बी की यूटिलिटी को जैसे ही बढ़ाया वैसे ए की यूटिलिटी कम हो गई, लेकिन टोटल जो है इंक्रीज यूटिलिटी का, टोटल समाज का टोटल यूटिलिटी का इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रकार सरकार भी काम करती है कि जैसे मान लिया कि कुछ गरीब लोग हैं और समाज में कुछ गरीब लोग हैं और कुछ बहुत ही अमीर लोग हैं, तो जो बहुत ही अमीर लोग हैं उनसे सरकार टैक्स लेती है और टैक्स लेकर के जो है गरीबों को कार्यों में लगाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं उनको बुरा लगता है, उनके सुख में कमी आती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है और सरकार हमसे लेकर के गरीबों पर खर्च कर रही है। लेकिन होता क्या है, जब वहाँ पर अमीरों से लेकर के टैक्स लेकर के और गरीबों पे खर्च करती है तो समाज की टोटल यूटिलिटी बढ़ जाती है। टोटल, आप समझ रहे हैं ना कि टोटल यूटिलिटी, यानी कि ये जो ग्रे एरिया है, ये टोटल यूटिलिटी समाज का, ये जो है संभावना यूटिलिटी की बढ़ जाती है। टोटल समाज की, अगर हम टोटल उपयोगिता की बात करें तो वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं हमने इस डायग्राम से समझ लिया है। मान लीजिए सरकार कुछ जो है सबसे ज़्यादा गरीबों पे टैक्स खर्च लगा देती है, गरीबों पे खर्च करती है, तो इस टैक्स से उन अमीर लोगों को पेन होता है। और ये काम जो है कौन करेगा? ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है जो कि इस चीज़ को अपने टैक्स जिसको देना पड़ रहा है वो अपने आप तो देगा नहीं। वो क्यों देगा? अपनी मेहनत की कमाई किसी को कि किसी और पे खर्चा हो। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है सरकार की यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए और समाज के हित के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। कई बार पूछते हैं कि सरकार की आवश्यकता क्यों होती है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत हित एवं समाज हित में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि समाज हित तो बढ़ रहा है लेकिन व्यक्ति अपना धन क्यों छोड़ेगा, अपना गाड़ी कमाई का पैसा क्यों देगा। तो जैसा हमने उदाहरण में लिया था कि यदि दो ए से कुछ लेकर बी को दे दिया जाए तो जितना पेन होगा उस ए को, उससे कहीं ज़्यादा बी सुख का अनुभव करेगा। तो ये बात ए एवं बी जानते हैं, दोनों जानते हैं इस बात को कि जब ए से कुछ लेकर के बी को दिया जा रहा है तो दोनों को पता है कि अच्छी तरह पता है कि जो है बी सुख का अनुभव कर रहा है। जो ऐसे चीज़ें लेकर के बी को दी जा रही हैं वो उसमें बी जो है ज़्यादा अनुभव कर रहा है, यानी कि पूरी सोसाइटी जो है ज़्यादा अनुभव, सुख का अनुभव ज़्यादा कर रही है एज अ टोटल। ये बात दोनों को पता है, अच्छी तरह से पता है। फिर भी ए इसको स्वेच्छा से नहीं मानेगा भाई, वो अपनी खुशी क्यों देगा दूसरों को। तो और क्योंकि ये उसके व्यक्तिगत सुख के खिलाफ है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत सुख तो कम हो रहा है। अगर उसका पैसा कोई ले रहा है, चाहे वो कोई भी हो, किसी को दिया जा रहा है, सरकार हो, तो उसका व्यक्तिगत सुख तो कम हो रहा है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत सुख और सामाजिक उपयोगिता में सुख हित में कॉन्फ्लिक्ट होता है। और
यदि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कैसे दूर होगा। अब ये बात आती है कि भाई ठीक है कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सबको पता है कि क्या सही है, फिर भी तो यदि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हमें सरकार की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि सरकार ए से वो यूटिलिटी लेकर के बी को ट्रांसफ़र कर दे और टोटल सुख को बढ़ा सके, जो सोसाइटी का टोटल सुख है उसे बढ़ा सके। यहीं पर सरकार की ज़रूरत पड़ती है। आज का टैक्स सिस्टम जो है इसी उपयोगितावाद पर आधारित है। सरकार अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्चती है, तो ये अमीरों के लिए पेनफुल होता है। भाई उनका पैसा जा रहा होता, सरकार लेकर के गरीबों पे खर्च रही है, तो ये उनके लिए पेनफुल है। जब उनकी कमाई सरकार टैक्स करती है परंतु गरीबों का भला होता है और समाज का टोटल हैप्पीनेस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा पेन तो अमीरों को हो रहा है, जो थोड़े से अमीर हैं उनको पेन हो रहा है, बट बहुत सारे गरीब हैं जिनका भला हो रहा है, तो समाज का क्या हो रहा है, टोटल हैप्पीनेस इंक्रीज हो रहा है। और यहीं पर हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर कि जो है सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सरकार की ज़रूरत तब पड़ती है जब इंडिविजुअल हित यानी कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो सरकार वहाँ पर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है और जो है टैक्स करके ए से कुछ लेकर के बी को देने का अधिकार रखती है। और सरकार अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को जो है समाज में लागू करती है, उसके पास पावर होती है तो वो लागू कर सकती है। तो इसलिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है। बेंथम के सिद्धांत की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि इन्होंने तो इसमें गुड़ को ध्यान ही नहीं दिया है। तो यदि हम इस सिद्धांत का एनालिसिस करते हैं तो ये सिद्धांत पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है। बेंथम को अतिवादी कहा जाता है क्योंकि वो अपने विचारों को चरम पर ले जाते हैं और अपने विचारों को लागू करने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। बेंथम सुख की मात्रा पर फोकस करते हैं और गुड़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इसकी भी आलोचना होती है कि इन्होंने गुड़ को जो सुख में गुड़ है उसकी गुड़ की मात्रा पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। तो कोई इससे पिग थ्योरी की जो मतलब शुगरों का सिद्धांत ऐसे करके भी इसकी आलोचना किसी जो है जो हमारे ये दार्शनिक हैं उन्होंने इस तरह से आलोचना की है। और जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है, इसमें आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक के हित को बेंथम इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि मेजॉरिटी का हित होना चाहिए। और तो इस बात को लेकर भी आलोचना होती है कि जो है बेंथम की इस फिलॉसफी में क्या होता है कि उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया है, सामूहिक हित के बारे में सोचते हैं। बेंथम जो है अपनी इस फिलॉसफी थ्योरी में सामूहिक हित के बारे में सोचते हैं, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोचते हैं। वो एक प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को थोड़ा सा उनकी इस थ्योरी में बाधित किया जा रहा है। और उनका जो कॉन्सेप्ट है सुख को मापने का, ये कॉन्सेप्ट जो है फिलोसॉफिक कैलकुलस है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। इस प्रकार हम बेंथम की फिलॉसफी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और इसी आलोचना का नतीजा ये होगा कि बेंथम के शिष्य जॉन स्टुअर्ट मिल वो उभर कर आएंगे सामने, आएंगे और उपयोगितावाद को जिस तरह से आलोचना की जा रही है उपयोगितावाद की, तो मिल इन खामियों को दूर करेंगे और बेंथम के उपयोगितावाद को मॉडिफाई करेंगे। क्योंकि जो है जो स्टुअर्ट मिल हैं वो बेंथम के बहुत ही अच्छे शिष्य हैं और उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई उनके गुरु के द्वारा बनाई गई उपयोगिता की इतनी आलोचना करे, उनकी गुरु की आलोचना करे, तो वो इसको मॉडिफाई करते हैं। आगे हम देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो है बेंथम की फिलॉसफी समझ में आ गई होगी। अब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो इसके अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो ये भी हम देख ही लेते हैं
महत्वपूर्ण तथ्य। बेंथम के पहले ब्लैकस्टोन प्राकृतिक कानून के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार माने जाते थे। बेंथम ने 1776 में फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखी। इसी में उन्होंने प्राकृतिक कानून का खंडन किया तथा ब्लैकस्टोन की आलोचना की और कृत्रिम कानून को सिद्ध किया। बेंथम की विचारधारा समाज सुधारक की थी। डेविड ह्यूम ने सर्वप्रथम उपयोगितावाद का विचार दिया। 19वीं शताब्दी में बेंथम ने उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा उपयोगितावाद के जनक कहलाए। प्रिस्टले की पुस्तक एसे ऑन गवर्नमेंट में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख वाक्य का प्रयोग किया गया है। इस पुस्तक से बेंथम प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। कौन सी? प्रिस्टले की पुस्तक एसे ऑन गवर्नमेंट से। हॉब्स को उपयोगितावाद का पूर्व सूचक कहा जाता है। ब्रिटिश भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि 1833 से 1835 के बीच में रहे, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बेंथमवादी गवर्नर जनरल थे, यानी कि वो बेंथम को फॉलो करते थे। उन्हें बेंथमवादी गवर्नर जनरल कहा जाता था। एपिक्यूरियन दर्शन में सर्वप्रथम उपयोगितावाद का विचार आया। क्यूरियन, ये आकार डंडा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो यस, एपिक्यूरियन दर्शन में सर्वप्रथम उपयोगितावाद का विचार आया। बेंथम ने प्राकृतिक कानूनों में विज्ञान का समावेश किया और 1972 में कानूनों में संशोधन किया, जो है प्राकृतिक कानूनों में विज्ञान का समावेश करके जो कानून उसमें प्रचलित थे उनमें संशोधन किया। बेंथम ने सुख के 5 स्रोत बताए हैं। ये जो 5 स्रोत हैं ये हम अपनी थ्योरी में डालना भूल गए हैं, पर आप इनको यहाँ भी देख सकते हैं कि 5 स्रोत कौन कौन से हैं। तो जो 5 स्रोत हैं वो पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है राजनीतिक स्रोत, तीसरा है सामाजिक स्रोत और चौथा है नैतिक स्रोत तथा 5वां है धार्मिक स्रोत। बेंथम ने जो सुख और दुख के ये 5 स्रोत बताए हुए। उपयोगितावादी राज्य को साधन एवं व्यक्ति को साध्य मानते हैं। उपयोगितावाद बाह्य सुख की बात करता है, अतः यह भौतिकवादी है। बेंथम ने राज्य के साथ साथ समाज को भी एक कृत्रिम संस्था माना है। बेंथम ने अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति दोनों की आलोचना की है, क्योंकि ये क्रांतियाँ प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थीं। बेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कहा जाता है और ये गुप्त मतदान के समर्थक माने जाते हैं। बेंथम एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और केवल शिक्षितों को मताधिकार देने के पक्षधर थे। वे महिलाओं को मताधिकार से उन्होंने वंचित रखा। उन्होंने शिक्षित उन्हीं को कहा जो पढ़ना और लिखना जानते हों, सिर्फ उन्हीं को शिक्षित कहा। बेंथम ने सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया है, स्वतंत्रता को नहीं। जैसे लॉक ने स्वतंत्रता को जो है महत्व दिया था, इन्होंने सुरक्षा को महत्व दिया है। और जो बेंथम थे वो सुधारात्मक दंड सिद्धांत का सर्वाधिक इन्होंने जो है समर्थन किया है। बेंथम ने सुधारात्मक दंड के सिद्धांत का सर्वाधिक समर्थन करते हुए कहा है कि सुधारात्मक दंड के सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी के चरित्र में सुधार करना होता है। सुधारात्मक दंड की एक विशेषता यह होती है कि अपराधी के अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड दिया जाता है। बेंथम भी इसका समर्थन करते हैं। आगे जो इंग्लैंड के न्यायाधीशों को बेंथम ने क्या कहा है? जजेस ऑफ कंपनी बोला है। बेंथम इंग्लैंड की जो न्याय व्यवस्था की आलोचना करते हैं। बेंथम के अनुसार इंग्लैंड के न्यायाधीशों ने न्याय व्यवस्था को अपने लाभ के लिए बनाया है। बेंथम ने इंग्लैंड के न्यायाधीशों को इसीलिए जजेस ऑफ कंपनी बोला है। और ये दंड के विरोधी थे। जो बेंथम थे वो दंड के विरोधी थे, क्योंकि ये सुखवादी विचारक थे, क्योंकि दंड से लोगों को दुख पहुंचता है। बेंथम कहते हैं यदि समाज में कोई व्यक्ति अपराधी है और उसे दंड देने से समाज के अन्य लोगों को सुख मिलता है तो दंड दिया जाना चाहिए।
ये ऐसा मानते हैं कि वैसे ये दंड के विरोधी थे, लेकिन अगर समाज के अन्य लोगों को सुख मिलता है अपराधी व्यक्ति को दंड देने से तो अवश्य देना चाहिए। सामाजिक समझौते के सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया है। क्यों किया है? क्योंकि सामाजिक समझौते के सिद्धांत जो है प्राकृतिक अधिकार पे आधारित हैं और ये प्राकृतिक अधिकारों से बेंथम जो है घृणा करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों का हवाला दे करके जो उस समय के जो इंग्लैंड में ये न्याय व्यवस्था थी, कोर्ट में बड़े बड़े अपराधी छूट जाया करते थे। और आगे क्या है, राज्य का आधार समझौता नहीं उपयोगिता इन्होंने माना है। ये कहते हैं कि राज्य में का आधार समझौता नहीं है, उपयोगिता है। उपयोगिता, जिस चीज़ की उपयोगिता हुई वो चीज़ हमें इवॉल्व होती चली गई, तो उसका राज्य का आधार क्या है? उपयोगिता है। राज्य की उपयोगिता है इसीलिए राज्य है, और ना कि इसलिए है कि उसका समझौता हुआ है। समझौता होने से राज्य अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि राज्य की अपनी उपयोगिता है, इसलिए राज्य अस्तित्व में है। इनका मानना है कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। इनका मानना है कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप, यहाँ पे अहस्तक्षेप होगा, अहस्तक्षेप मिसप्रिंट है यहाँ पर, तो अहस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। नैतिकता की धारणा के स्थान पर सुखवाद में ये विश्वास करते हैं। बेंथम जो है नैतिकता पर को एक साइड करके सुखवाद में विश्वास करते हैं। तो ये हो गए आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बन करके आते हैं। कोशिश किया है हमने सब कुछ यहाँ डालने की, और जो यहाँ पर नहीं हुआ होगा तो वो जो इनकी हमने फिलॉसफी बताई है उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आगे हम इनकी प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और फिलॉसफर के साथ। धन्यवाद।